नमस्कार, मैं रवि आप लोगों के समक्ष यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप तमाम व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज इस जो हमारा यूट्यूब चैनल का जो एपिसोड है, न तोड़ न जोड़ सबसे बेजोड़। तो आइए ये जो हम लोगों का ये जो लाइन है, ये जो सेगमेंट जो आप लोगों को बता रहा है, जो सेगमेंट ये जो हमारा आप लोगों के समझ जो उपस्थित हो रहा है, ये पारा जंबल जो माय डियर हम लोग पारा जंबल का काम करना शुरू करते हैं, रीअरेंजमेंट का जो काम करना शुरू करते हैं, तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार का भिन्न भिन्न जगहों पे हम लोगों को देखने सुनने समझने को मिलता है। इसमें कहीं कोई भी जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल आपको यूनिक रूल मैं आपको आज इस एपिसोड में देने जा रहा हूं, खास करके वैसे स्टूडेंट्स के लिए, फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी सेट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वेदर इन द सेक्शन ऑफ डिफेंस सेक्टर, इन द सेक्टर ऑफ बैंकिंग एकेडमी और इन द सेक्टर ऑफ एसएससी बोर्ड। किसी भी बोर्ड का, चाहे आपका एसएससी का हो, आपका बैंकिंग का हो या डिफेंस का प्रिपरेशन करने वाले आप स्टूडेंट्स हो, तो उनके लिए पाराजंबल का यूनिक रूल और बिल्कुल सिंपल और साफ सुथरा, जिसमें कोई इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी उल्टा पुल्टा सोचने की जरूरत नहीं है, और उस तरीके से हम पाराजंबल का काम करने जा रहे हैं जो आप लोगों को एग्जाम्स में पूछता है। तो आइए आज के इस एपिसोड का शुरुआत करें इस पॉइंट के साथ। ध्यान दीजिए, हमारा जो पॉइंट क्या कर रहा है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो आपको पता है माय डियर कि जो हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो सवाल रीअरेंजमेंट की पूछी जाती है, पाराजंबल का जो सवाल पूछा जाता है, वो जो होता है वर्ड्स रीअरेंजमेंट से नहीं होता है, सेंटेंस की रीअरेंजमेंट होती है। चाहे सीडीएस, सीपीएफ, एनडीए, कैट, क्लैट, एसएससी का सीजीएल हो या एसएससी आपका एसएससी का आप एलडीसी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम, बैंक का क्लर्क दे रहे हो, बैंक का पीओ दे रहे हो, सारे एग्जाम्स में सेंटेंस रीअरेंजमेंट ही पूछा जाता है। और आपको यह भी पता है, यह भी मैं आपको फर्स्ट एपिसोड में पाराजंबल का बताया हूं कि रीअरेंजमेंट कितने तरह का होता है, कितने तरह का रीअरेंजमेंट होता है और किस तरह का रीअरेंजमेंट किस परीक्षाओं में पूछी जाती है। उस एपिसोड में जाकर के आप उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पे मैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करूंगा, जिसमें दो तरह की सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे काम आप लोग को करने के लिए सिखाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन बेस्ड रीअरेंजमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, PQRS रीअरेंजमेंट, जो एसएससी का बहुत ही चहेता रीअरेंजमेंट है। और नेक्स्ट जो जिस रीअरेंजमेंट को बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी रीअरेंजमेंट, या उसी को बोलते हैं पैराग्राफ रीअरेंजमेंट, जो बैंकिंग सेक्टर का बहुत ही चहेता है। तो आइए माय डियर, रीअरेंजमेंट में जो सबसे बड़ी जो बाधा उत्पन्न होती है, जो सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी, जो सबसे बड़ा हर्डल किसी भी स्टूडेंट्स के माइंड में जो आता है, वो यह है स्टार्टर को ढूंढना। रीअरेंज जो करने जा रहे हैं सेंटेंस का जो इनएप्रोप्रिएट ऑर्डर है, उसमें किस सेंटेंस को फर्स्ट पोजीशन पे रखें, फर्स्ट ऑर्डर पे रखें, प्रथम सीक्वेंस में रखें। तो ध्यान रहे, सबसे पहला जो हमारा इसका कोड से माय डियर, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, वो यह है कि किसी भी पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, इसी फर्स्ट लाइन को, इसी फर्स्ट सेंटेंस को स्टार्टर बोलते हैं माय डियर। स्टार्टर ढूंढते हैं मींस रीअरेंजमेंट करने के लिए। रीअरेंजमेंट में, पैराग्राफ वाली रीअरेंजमेंट में, PQRS रीअरेंजमेंट में क्या होती है, तो PQRS रीअरेंजमेंट जो ऑप्शन बेस्ड रीअरेंजमेंट होते हैं माय डियर, जो एसएससी में पूछे जाते हैं खास करके, उसके प्रथम वाले लाइन और छठे स्थान के लाइन फिक्स्ड होते हैं। बीच में 4 सेंटेंस होता है जिसका नाम होता है P, Q, R और S। उसकी सीक्वेंस करेक्ट नहीं होती है, उसी को ऊपर नीचे करके फिर से अरेंज करना होता है, पुनः व्यवस्थित करना होता है, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं रीअरेंज, रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्थापन। तो वैसे सेंटेंस को हम कैसे रीअरेंज करें। दूसरा, बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो 5 सेंटेंस का हमारा एक पैराग्राफ होता है, 6 सेंटेंस का, 7 सेंटेंस का एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है, जिसके कोई भी सेंटेंस, कोई भी लाइन हमारा फिक्स नहीं होता है। खुद से हमें किसी उन्हीं में से एक को चुन करके उसका स्टार्टर बना करके और एक करेक्ट पैराग्राफ रेडी करना होता है। आइए माय डियर ध्यान देते हैं, सबसे पहले सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन या स्टार्टर को ढूंढना। अब ध्यान दीजिए, कंडीशन क्या हो सकता है, हम कैसे जानेंगे कि जो 5, 6, 7 सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें कौन सा सेंटेंस हमारा प्रथम का सेंटेंस होगा, स्टार्टर होगा पैराग्राफ का। ध्यान रहे, सेकंड पॉइंट मेरा बता रहा है माय डियर, किसी वक्ता का
किसी ऑरेटर का, किसी स्पीकर का जो स्टेटमेंट होगा, किसी वक्ता के द्वारा दिया गया जो स्टेटमेंट होगा, या किसी पूरे पैराग्राफ में 5 लाइन 6 लाइन जो 7 लाइन है, जो फ्री लाइन होगा, जो लाइन अपने अर्थ के लिए, अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे लाइन पे डिपेंडेंट नहीं है, वैसा फ्री लाइन जो होगा माय डियर पैराग्राफ का स्टार्टर होगा, वही लाइन से उस पैराग्राफ की शुरुआत होगी। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है माय डियर, ध्यान दीजिए, किसी भी वाक्य की शुरुआत प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन या कंजंक्शन से हो रही हो। मतलब प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन से शुरू होने वाले सेंटेंस, वैसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत इन तमाम चीजों में से किसी भी प्रकार के शब्दों से हो रही हो, वह सेंटेंस पैराग्राफ का स्टार्टर नहीं होगा। कंफर्म हो गया। किसी भी सेंटेंस का पहला जो शब्द है, यदि इनमें से कोई भी एक है, वह सेंटेंस उस पैराग्राफ का, रीअरेंजमेंट वाली पैराग्राफ का स्टार्टर नहीं होगा, प्रथम वाक्य नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, अब देखिए एक्सेप्शन। एक्सेप्शन दिखा रहा है, मैंने अभी क्या बोला कि प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन से शुरू होने वाले सेंटेंस पैराग्राफ का स्टार्टर नहीं होगा। लेकिन एक्सेप्शन है, इट भी हमारा प्रोनाउन है, लेकिन इट से शुरू होने वाले सेंटेंस पैराग्राफ का स्टार्टर हो सकता है, होगा, यह कंफर्म नहीं है, यह 100% नहीं है, परंतु उसकी पॉसिबिलिटी है, हो सकती है। सेकंड, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। माय डियर, अभी मैं बताया कि एडजेक्टिव से शुरू होने वाले जो क्लाउज होंगे वो पैराग्राफ का शुरुआत नहीं करेगा, स्टार्टर नहीं होगा। लेकिन यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव है, सच है, माय, योर, आवर, हीज, हर, देयर, इट्स, और उसके बाद नाउन जुड़े हुए हों और उससे यदि वाक्य की शुरुआत हो रही है, तो उससे भी एक, उसका भी पॉसिबिलिटी बन सकता है, उससे भी शुरुआत हो सकती है। नेक्स्ट, 2+V1। 2+V1 मतलब फुल इंफिनिटिव से यदि किसी वाक्य की शुरुआत हो रही है, या V4 से किसी वाक्य की शुरुआत होती है, वर्ब का जिरंड फॉर्म से वाक्य का शुरुआत हो रहा है, तो वैसे सेंटेंस की वैसा सेंटेंस पैराग्राफ का स्टार्टर हो सकता है। हियर, देयर और वेयर, ये तीनों हमारा एडवर्ब से माय डियर। अभी मैं बताया हूं कि एडवर्ब से जो सेंटेंस शुरू होगा वो पैराग्राफ का, रीअरेंजमेंट वाली पैराग्राफ का स्टार्टर नहीं होगा, परंतु हियर, देयर या वेयर से शुरू हो रहा सेंटेंस हो सकता है पैराग्राफ का स्टार्टर। नेक्स्ट कह रहा है ड्यूरिंग या इन, क्या है, प्रीपोजिशन है। जिस वाक्य की शुरुआत ड्यूरिंग या इन प्रीपोजिशन से हो रही है, तो उसकी पॉसिबिलिटी बनती है, वो सेंटेंस पैराग्राफ का स्टार्टर हो सकता है, होगा, यह कंफर्म नहीं है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी होगी। सिंस या फॉर, ये भी हमारा क्या है माय डियर, सिंस या फॉर प्रीपोजिशन है, लेकिन सिंस और फॉर का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में भी होता है। ध्यान दीजिए, जब सिंस या फॉर से किसी भी वाक्य की शुरुआत हो रही है और वह सिंस या फॉर प्रीपोजिशन नहीं होकर के कंजंक्शन का काम कर रहा हो, तो वैसे स्थिति में वो सेंटेंस हमारा पैराग्राफ का स्टार्टर हो सकता है। ये एक्सेप्शनल मामला हुआ पिछले वाले रूल का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट कोड क्या कह रहा है, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है माय डियर। व्हाइल प्लस V4, व्हाइल के साथ यदि वर्ब का चौथा फॉर्म जुड़ा हुआ हो, किसी वाक्य में वंस अपॉन अ टाइम लिखा हुआ हो, किसी सेंटेंस में लॉन्ग लॉन्ग अगो लिखा हुआ हो, किसी सेंटेंस में वंस लिखा हुआ हो, से जुड़े सेंटेंस, माय डियर यहां क्या कह रहा है, से जुड़े सेंटेंस, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये शब्द से ही वाक्य का शुरुआत हो। किसी वाक्य में यदि इस प्रकार का शब्द उस वाक्य में कहीं लिखा हुआ हो, प्रथम में शुरुआत हो रहा है, बीच में या बाद में, तो पैराग्राफ का स्टार्टर हो सकता है। मतलब इसकी संभावना 95% होगी कि ये वाक्य हमारा क्या होगा, पैराग्राफ का स्टार्टर होगा। कुछ एक्सेप्शनल ऐसा कुछ केस आता है जिसमें नहीं हो सकता है, परंतु अधिकांशतः 95%, मोर देन 95% केस में इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा वो पैराग्राफ का स्टार्टर वाला सेंटेंस होगा। नेक्स्ट, यदि किसी भी वाक्य में दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सो प्लस नाउन जुड़ा हुआ हो, किसी भी वाक्य में दिस प्लस नाउन, दैट प्लस नाउन, दीज प्लस नाउन, दोज प्लस नाउन, सच प्लस नाउन या सो प्लस नाउन जुड़ा हुआ हो, ये मैं नहीं बता रहा हूं कि शुरुआत हो रही हो, कहीं भी ऐसा यदि कंडीशन हो, तो वो वाक्य पैराग्राफ का कभी भी स्टार्टर नहीं होगा। मतलब रीअरेंजमेंट का जो पैराग्राफ होगा उस सेंटेंस से कभी शुरू नहीं होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए माय डियर,
हाउएवर, मोरओवर, ऑल द से कनेक्टेड सेंटेंस, मतलब वैसा सेंटेंस जिसमें हाउएवर, मोरओवर या ऑल दो से जुड़ा हुआ हो, वह सेंटेंस सेकंड या सेकंड लास्ट सेंटेंस होगा। मतलब रीअरेंजमेंट का जो पैराग्राफ को हम रीअरेंज करने जा रहे हैं वो दूसरे स्थान पे या अंतिम से दूसरे स्थान पे होगा, पहला स्थान या अंतिम स्थान वाला वो सेंटेंस नहीं होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, किसी भी वाक्य में यदि आपको सो, देयरफॉर, दस, हेंस, देंस, ओवरऑल, एज द रिजल्ट, समिंगली जुड़ा हुआ हो तो वह वाक्य अवश्य ही पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस होगा, रीअरेंजमेंट वाले पैराग्राफ का लास्ट पोजीशन पे आएगा। नेक्स्ट, यदि किसी भी वाक्य में फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, ब्रीफली, इन कंट्रास्ट या कंट्रेरी टू जुड़ा हुआ हो, मतलब ये तमाम प्रकार का फ्रेज यदि किसी भी वाक्य में जुड़ा हुआ आपको मिले, किसी सेंटेंस में ऐसा देखने को मिले, वो सेंटेंस कंफर्म करेगा, आपको ये अप्रोच देगा कि वो सेंटेंस जो है किसी दूसरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, किसी दूसरे सेंटेंस को कोरिलेट करने का बात कर रहा है। तो जो सेंटेंस किसी दूसरे को कोरिलेट करेगा, इसका मतलब है कि वो सेंटेंस न तो प्रथम स्थान पे आएगा न ही सबसे अंतिम स्थान पे आएगा, कोरिलेट करता है, यह प्रायः प्रथम या अंतिम स्थान पे नहीं आता है। नेक्स्ट माय डियर, वह सेंटेंस जो स्टार्टर या फर्स्ट सेंटेंस को सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करेगा सेकंड स्थान पे होगा। कंडीशन क्या है दूसरे स्थान पे होने का? पैराग्राफ का जो 5 या 6 सेंटेंस जो आपको रीअरेंज करने के लिए दिया गया हुआ हो, उसमें से वह सेंटेंस जो सबसे ज्यादा, प्रथम वाला सेंटेंस तो हम पहले ही सिलेक्ट कर लिए हैं, उसके लिए रूल्स हमको पता हो चुका है, प्रथम वाला सेंटेंस हम सिलेक्ट कर लिए, दूसरा स्थान पे कौन आएगा? तो जो सेंटेंस प्रथम वाला सेंटेंस को ज्यादा एक्सप्लेन करेगा, उसकी ज्यादा डिस्कशन देगा, वही सेंटेंस दूसरे स्थान पे आएगा। अब देखिए क्वेश्चन आंसर, लास्ट वाले एपिसोड में, सेकंड एपिसोड जब हम पैरा जंबल की बात कर रहे थे तो उसमें आपको कुछ मैंने कोड बताया था कि कैसे पेयर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहां भी पेयर कंस्ट्रक्शन करना है। तो जैसे ही हम दो वाक्यों में, किसी एक वाक्य में क्वेश्चन और किसी एक वाक्य में आंसर की बात सुन रहे हैं, आंसर पा रहे हैं, तो क्वेश्चन और आंसर वाले जो सेंटेंस होंगे आपस में पेयर बनाएंगे। मतलब पहले जो सेंटेंस आएगा क्वेश्चन वाला, और ठीक जस्ट बाद उसका वो जो सेंटेंस आएगा वो आंसर वाला आएगा। यदि हम कंडीशन और रिजल्ट वाला सेंटेंस देख रहे हैं तो कंडीशन और रिजल्ट वाला जो सेंटेंस होगा माय डियर, वो भी आपस में क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। तो मात्र इतने ही पॉइंट से आपका सेंटेंस बेस्ड रीअरेंजमेंट का पूरा क्लू फाइनल हो जाएगा और कोई भी ऐसा रीअरेंजमेंट नहीं होगा जो आपसे न बन पाए। इसमें कोई न तो है जोड़ और न है तोड़, यह है सबसे बेजोड़। क्योंकि ये पॉइंट्स आपको जो है तमाम प्रकार की जो आपके माइंड में जो हडल चल रही होगी, उस हडल्स को बस इतना ही पॉइंट्स आपका दूर कर देगा। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए हमारा एग्जाम्पल से यहां दिया हुआ है। देखिए ये जो एग्जाम्पल है सेंटेंस बेस्ड रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल है माय डियर, और ये एग्जाम्पल आपका एसएससी का पूछा हुआ एग्जाम्पल से ऑप्शन बेस्ड। देखिए पीक्यूआरएस का रीअरेंजमेंट है। फर्स्ट और 6 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है ये फिक्स्ड है, इसकी स्थान यही होगा, ये अपने स्थान पे फिक्स है। PQRS का जो सेंटेंस है अरेंज्ड वे में नहीं है, फिर से रीअरेंज करके और इसका हमको आंसर बताना है। आंसर बताने के लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है। इसी चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन इसके लिए सटीक होगा जो इसको रीअरेंज करके एक अच्छा मीनिंग अख्तियार करेगा, अर्थ देगा। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, स्पीच वॉज द फर्स्ट मीन्स ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। स्पीच जो था, अभिव्यक्ति जो है, वो क्या थी? इंफॉर्मेशन का, सूचना को कन्वे करने का, सूचना देने का सबसे प्रथम माध्यम था। माय डियर, सबसे प्रथम माध्यम कौन था? बोलना, अभिव्यक्ति। उसी के जरिए पहले बोल करके ही किसी भी सूचनाओं को, किसी डेटा को, किसी बातों को दूसरे तक पहुंचाते थे। आगे क्या लिखा हुआ? थर्डली। माय डियर, यहां हुआ फर्स्ट, यहां थर्ड कैसे? फर्स्ट के बाद सेकंड का चर्चा नहीं हुआ, क्या थर्ड आएगा क्या? मात्र एक वर्ड हमको स्पष्ट कर दिया कि पी नंबर पहला स्थान पे नहीं आएगा। अब देखिए पी नंबर पहला स्थान पे नहीं आएगा तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए क्यू क्यू क्यू, माय डियर, जब ऑप्शन पे ध्यान देते हैं तो तीनों ही ऑप्शन में क्यू है। मतलब ये हमें स्पष्ट कराना चाह रहा है कि रीअरेंजमेंट का जो पहला सेंटेंस होगा वो कहां से शुरू होगा? तो क्यू से शुरू होगा। अब हमें आर पे, एस पे विचार ही नहीं करनी है, मतलब शुरू यहां से होगा माय डियर।
ये 1 नंबर का होगा। मतलब देन राइटिंग एज अ मीन्स इंट्रोड्यूस द कैपेसिटी फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद एक माध्यम आया राइटिंग, लेखनी। यहां वक्ता था बोलना और यहां क्या था लिखना। लिखना एक ऐसा माध्यम बना जिसमें हम अपनी सूचनाओं को क्या कर, जिसमें क्षमता था क्या करने का, सूचनाओं को स्टोर करने का। स्टोर करना मीन्स गैदर करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करने का उसमें क्षमता थी। स्पीच में वो क्षमता नहीं थी। तो देन किसके बाद आया, फर्स्ट के बाद, ये पहला, और देन ये जो दूसरा नंबर का अख्तियार कर दिया। अब जब पहला के बाद दूसरा आपको मिल ही गया तो दूसरा के बाद क्या आएगा माय डियर, तो थर्ड आएगा। तो अब हमारा थर्ड पे आ गया क्या चीज, पी नंबर। थर्डली तीसरा, प्रिंटिंग हेल्प्ड इन डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज इन अ परमानेंट फॉर्म। तीसरा क्या हुआ, इंफॉर्मेशन को बढ़ाने का, लोगों तो कन्वे करने का, सूचना को पहुंचाने का तीसरा जो माध्यम बना वो बन गया क्या चीज, प्रिंटिंग बना। प्रिंटिंग हम लोग को सहायता किया इन डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का मतलब फैलाव में, विस्तार देने में। किस चीज का विस्तार देने में, नॉलेज, ज्ञान का। कहां, इन ए परमानेंट फॉर्म, अस्थायित्व, अस्थायी तौर पे प्रिंट करके किसी भी चीजों को, सूचनाओं को किताब बना करके, मैगजीन बना करके सालों उसको हम लोग रखना शुरू कर दिए। तो देखिए क्यू और पी का ऑप्शन कहां कहां आ रहा है माय डियर। तो क्यू और पी का ऑप्शन 1 नंबर और 4 नंबर में है। हमारा 3 नंबर यहां पे क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। अब देखिए ऑप्शन हमारा ये या ये। तो देखिए क्यू पी, उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद हमारा आर होगा या क्या होगा, एस होगा। तो देखिए एस को रखते हैं। हाउएवर ऑल दीज आर पैसिव मीडिया। हालांकि ये सारे के सारे जो है क्या है, पैसिव मीडिया है। मतलब अभी 3 प्रकार का हम लोग माध्यम का बात किए। सबसे पहला जो अपनी सूचनाओं को कन्वे करने का, दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम था वो था स्पीच। दूसरा क्या हुआ माय डियर, राइटिंग। और थर्ड क्या हुआ, वो हुआ प्रिंटिंग। तो इन्हीं तीनों के बारे में यहां चर्चा किया गया। हालांकि ऑल दीज आर पैसिव मीडिया, हालांकि ये जो तीनों जो माध्यम थे, देखिए मीडियम का बन गया हमारा मीडियम, हमारा सिंगुलर है, प्लूरल बन गया मीडिया। ये सभी पैसिव मीडियम हो गया है, सभी के सभी पैसिव मीडिया हो गया। पैसिव मतलब आज के डेट में ये तीनों के दिनों क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया है, अक्रिय हो गया है। अब इससे भी हाई क्वालिटी का माध्यम आ गया, मीडियम बन गया। तो हमारा अब क्या हो गया, क्यू पी, और क्यू और पी के बाद क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। तो हमारा चौथा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन खुद मिल गया आंसर, क्यू पी एस आर। लास्ट में होगा हमारा आर, कंप्यूटर इज द ओनली मीडियम। कंप्यूटर ही एकमात्र माध्यम है जो पैसिव नहीं है, एक्टिव मीडिया है, जो हर एक क्षेत्र में, आज जीवन के हर एक वैश्विक जो हमारा मंच है, वैश्विक मंच पे पूरे विश्व के जितने भी प्रकार का क्षेत्र हैं उस सब में एक्टिव है। ऐसा माध्यम है दैट कैन नॉट ओनली स्टोर, जो किसी भी सूचनाओं को केवल स्टोर ही नहीं करता, गैदर ही नहीं करता, बट एनालाइज इंफॉर्मेशन, सूचनाओं पे एनालिसिस करता है टू मेक डिसीजन, कि उस पे क्या निर्णय लें। अब देखिए कंप्यूटर के यहां चर्चा, हमारा जो लास्ट पॉइंट है, देयरफॉर अतः कंप्यूटर इज हेल्ड एज द 4th इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। इसलिए कंप्यूटर को चौथे इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, क्रांति के रूप में माना गया, पहचाना गया, जाना गया। तो हमारा सबसे लास्ट जो हमारा कंक्लूडिंग लाइन है, कंक्लूडिंग मतलब जो निष्कर्ष देने वाला लाइन है, वो क्या चीज को निष्कर्ष दे रहा है, कंप्यूटर का। तो माय डियर कंप्यूटर जो होगा इसी के ठीक ऊपर न होगा जिसके बारे में ये हमारा डिफाइन कर रहा है। तो इसलिए आर का जो लाइन होना चाहिए, आर जो सेंटेंस है हमारा अंतिम में होना चाहिए। आपके दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि क्यों एस और आर और एस क्यों नहीं, आर और एस का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं। तो इसलिए चूंकि हमारा लास्ट जो कंक्लूडिंग लाइन है कंप्यूटर पे फोकस्ड है, तो कंप्यूटर पे जो लाइन हमारा फोकस कर रहा है तो उसके ऊपर में क्या होगा, कंप्यूटर की ही बात होगी ना, तब ना उसको किसी आगे जाकर के उस पर हम फोकस करेंगे, उस पर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए कंप्यूटर हमारा चौथा स्थान पे यहां आया, जिसको हमारा यहां लास्ट वाला जो कंक्लूडिंग लाइन है एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट ठीक इसी तरह का एग्जाम्पल आप लोगों को दिया गया हुआ है। इस एग्जाम्पल को आप लोग वीडियो को पॉज करके, रोक करके इस एग्जाम्पल को आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। लास्ट जो मैं एक और एग्जाम्पल दे करके आप लोगों को इससे और भी बेहतर एग्जाम्पल दे करके समझाने जा रहा हूं, जो खास करके आपको एनडीए या कैट क्लैट या फिर आपको बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम में जिस तरह का आपको रीअरेंजमेंट पूछा जाता है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, जो सबसे मेरा लास्ट है वो कह रहा है, इट नरेट्स द हीरोइक डीड्स ऑफ मेनी किंग्स एंड क्वींस, प्रिंसेस एंड प्रिंसेसेस। क्या कह रहा है, यह व्याख्या करता है, बताता है
हीरोइक डिड्स ऑफ मेनी किंग्स, बहुत सारे राजाओं, रानियां, राजकुमार एवं राजकुमारों के हीरोइक डिड्स, साहसिक कर्तव्यों का व्याख्या करता है, वर्णन करता है। इट, यह व्याख्या करता है। कौन व्याख्या करता है? कुछ न कुछ है, कोई है जिसके लिए ईट शब्द का प्रयोग हुआ है। माय डियर, कंफर्म कर दिया, ये ईट शब्द इस बात को कंफर्म कर दिया कि यह लाइन जो है से प्रथम स्थान पे हमारा नहीं होगा, पैराग्राफ का यह स्टार्टर नहीं बनेगा। मैंने यह भी बोला है, चूंकि कह रहा है कि बहुत सारे राजा रानियों के हीरोइक डीड्स को यह व्याख्या करता है, वर्णन करता है, तो कोई है जिसके लिए ईट शब्द का प्रयोग हुआ है। हम लोग जानते भी हैं, मैं अभी हम लोग देखे हैं कोर्ट्स में कि जब हमारा किसी भी वाक्य की शुरुआत प्रोनाउन से हो रही है, वह वाक्य पैराग्राफ का स्टार्टर नहीं बनेगा। लेकिन एक्सेप्शन में भी मैंने बताया था कि यदि ईट से हो तब हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कहा था कि होगा, हो सकता है, संभावना। परंतु यहां यदि जब इसकी हम भावों को देखते हैं तो इसकी संभावना नहीं रह गई, क्योंकि ईट किसी न किसी के लिए इस्तेमाल हुआ है। आगे देखिए, द लॉन्गेस्ट ऑफ दीज पोएम्स, इन कहानियों की लंबाई, इन कहानियों का विस्तार। मैंने बताया था माय डियर कि जिस वाक्य में दिस, दैट, दीज, दोज के साथ नाउन जुड़ा हुआ है वह पैराग्राफ का कभी भी स्टार्टर नहीं होगा, मतलब ये इस वाक्य से रीअरेंजमेंट शुरू नहीं होगी। आगे देखिए, द महाभारत इज द कलेक्शन ऑफ द मेनी लॉन्ग पोएम्स। महाभारत बहुत सारे लंबे लंबे पोएम्स का, गीतों का, कविताओं का, कहानियों का कलेक्शन है, संग्रह है। यह किसी वक्ता का स्टेटमेंट है। यह लाइन अपने आप में फ्री लाइन है, यह लाइन अपने आप में इंडिपेंडेंट लाइन है। इस सेंटेंस का किसी भी दूसरे सेंटेंस से, अभी जो ये सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें किसी तरह का वैसा कोई वर्ड नहीं है जो दूसरे से कोरिलेट कर रहा हो या जो दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए हमारा इंडिपेंडेंट लाइन है, फ्री लाइन है, ये बन सकता है। आगे भी चेक कर लेते हैं। दे आर धृतराष्ट्र एंड पांडु, वे लोग धृतराष्ट्र एवं पांडु है। मैं पहले ही चर्चा किया हूं, प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस पैराग्राफ का स्टार्टर नहीं होगा। दे हमारा यहां प्रोनाउन है, ये नहीं होगा। ऑल दीज पोएम्स, फिर आ गया दीज पोएम्स, स्टार्टर नहीं होगा माय डियर। टुगेदर डिसेंडेंट्स इन भरत डिनास्टी क्लेम्ड द किंग ऑफ हस्तिनापुर। टुगेदर डिसेंडेंट्स, टुगेदर का मतलब क्या होता है? एक साथ, दोनों ही। डिसेंडेंट्स का मतलब क्या होता है? डिसेंडेंट्स माने युवा पीढ़ी, आगे वाले लोग। क्लेम करते थे भरत राजवंश के जो डिसेंडेंट्स थे वो क्या करते थे? हस्तिनापुर के राजा होने का दावा करते थे। मतलब पहले किसी वंश और उनके डिसेंडेंट्स की चर्चा हुई है, तब तो क्लेम करने का, राजा होने का, और दो डिसेंडेंट्स की बात हो रही है टुगेदर, एक साथ, मतलब पहले किसी न किसी का चर्चा है। तो ये लाइन फ्री नहीं है, इसलिए यह भी प्रथम स्थान पे नहीं होगा। तो प्रथम जो लाइन होगा माय डियर, प्रथम जो हमारा इस पैराग्राफ का स्टार्टर बनेगा वो बनेगा सी। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि ऑल दीज पोएम्स, ये तमाम पोएम्स वर पुट टुगेदर बाय व्यास के द्वारा एक साथ क्या किया गया? संकलित किया गया। मतलब महाभारत का संकलन कौन किए? वेद व्यास। इसी के बारे में कहा रहा है। लग रहा है कि यह सेंटेंस जो है इसको क्या कर रहा है? कोरिलेट करके उसको एक्सप्लेन करने का काम कर रहा है। देखिए अभी मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ई जो होगा इसके बाद होगा, ये कंफर्म हो गया, तो मैं यहां पे ई को ले लेता हूं। अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूं। आगे देखिए, इट नरेट्स द हीरोइक डीड्स ऑफ मेनी किंग्स एंड क्वींस, प्रिंसेस एंड प्रिंसेसेस। यह बहुत से राजाओं, रानियों, राजकुमार एवं राजकुमारियों के साहसिक कर्तव्यों का क्या करता है? व्याख्यान करता है। कौन? महाभारत। तो महाभारत के बारे में ही यहां बोला गया, और महाभारत को सबसे ज्यादा इस लाइन को एक्सप्लेन कर रहा कौन कर रहा है? ई वाला लाइन या ए वाला लाइन? तो सबसे ज्यादा जो एक्सप्लेन कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है माय डियर, सी वाले सेंटेंस को, स्टार्टर को, वो है हमारा ए। चूंकि महाभारत के लिए ही ईट शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए ई तो होगा, लेकिन उसके पहले हमें ए लिखना होगा और उसके बाद लिखना होगा ई। CAE, सबसे पहले महाभारत, उसके बाद महाभारत में किस चीज का चर्चा है वो, उसके बाद लिखेंगे ऑल दीज पोएम्स वर पुट टुगेदर बाय व्यास। ये तमाम पोएम्स जो है व्यास के द्वारा एक जगह संकलित किया गया। उसके बाद अब देखिए अब क्या होगा? CAE। अब देखिए तो D होगा कि F होगा कि B होगा?
अब देखिए, द लॉन्गेस्ट ऑफ दीज पोएम्स टेल द स्टोरी ऑफ द ग्रेट वार बिटवीन द कौरव एंड पांडव्स, द टू क्लासेस ऑफ द सेम डिनास्टी ऑफ किंग भरत। राजा भरत के एक समान राजवंश के दो ग्रुप कौरव एवं पांडव के बीच एक महान वार युद्ध के कहानियों को ये तमाम पोएम्स व्याख्यान करती है, बताती है, युद्ध की कहानियों को बयां करती है। आगे है, दे आर धृतराष्ट्र एंड पांडु। वे लोग धृतराष्ट्र एवं पांडव थे। धृतराष्ट्र और पांडव कौन है? भरत, जो राजा भरत थे उनके वंशज के ही दो क्लास है ना, धृतराष्ट्र का और पांडव का। तो इसलिए धृतराष्ट्र और पांडव जो है क्या कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है किसको? इस लाइन को। इसलिए अब जो हमारा ई के बाद जो लाइन आना चाहिए वो आना चाहिए बी, और बी के बाद हमारा क्या आ गया माय डियर? डी। अंतिम में एक लाइन जो खुद हमारा बच गया वो क्या हो गया? एफ बच गया। तो हमारा 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस को देखिए कितना आसानी से, कितना इजीली हम लोग क्या कर पाए, यहां पे रीअरेंज कर पाए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पता चला होगा, इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और आप लोगों के मन में यह चल रहा होगा वास्तव में इसकी ना कोई है तोड़ ना कोई है जोड़, और ये जो टेक्निक है वो सबसे है बेजोड़। तो इसीलिए कहते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक से बढ़कर इस तरह का एक से बढ़कर एक क्लू लेने के लिए, कोट्स लेने के लिए, सेट्स ऑफ इमेजिनेशन और यूनिक ट्रिक्स एंड टेक्निक्स लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बताएं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके एक से बढ़कर एक एक्सप्लेनेशन प्राप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।